जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ पेपर 2 मेगा मॉक टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए टेस्ट और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में क्यों किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, इसका गलनांक अधिक होता है। करेक्ट आंसर हो गया विकल्प बी। जो नाइक्रोम होता है ना, व्यापक रूप से हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज होता है और ये उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करता, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया इसमें नहीं होती है। नाइक्रोम में जो प्रवाहित होती है विद्युत धारा, इसके कारण उसकी जो अधिक प्रतिरोधकता होती है विद्युत ऊर्जा को प्रभावी रूप से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करेगी और इसके विपरीत काम करेगा क्या? तांबा, जैसे कि कम प्रतिरोध वाला धातु जो होगा हीटिंग एलिमेंट के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अधिक गर्म होने के बाद क्या होगा, ये पिघलने का काम करेगा। टिकाऊपन और दक्षता के कारण नाइक्रोम का जो उपयोग होगा, हीटर हो गया, टोस्टर या कई तरह के विद्युत उपकरण में हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी हो जाएगा, हर स्थान पर समान रहता है। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समयांतराल कितना होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.1 सेकेंड। पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कम से कम ना 0.1 सेकेंड के बाद ध्वनि पहुंचता है और समय अंतराल जो है 0.1 सेकेंड से कम होगा तो मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि जो होगी आपस में मिल जाएगी, तो अलग अलग सुनाई नहीं देती है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग मुख्यतः जल के भीतर वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, प्रस्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है सोनार में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न है हमारा, कोणीय वेग की एसआई मात्रक क्या होती है, यानी एसआई यूनिट क्या होती है? करेक्ट आंसर होगा रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेड पर सेकंड। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोण को ना रेडियन में मापा जाता है, इसीलिए कोणीय वेग की एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, द्रव्यमान के द्वारा। करेक्ट आंसर हो गया। तरंग के वेग यानी v, आवृत्ति f और तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बीच संबंध क्या होता है? आसान सा जवाब हो जाएगा b इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, कौन सा? विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई थी? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, नाभिक की खोज हुई थी। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और अधिक जो प्रसिद्ध अल्फा कण है परिकर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पन्नी यानी गोल्ड फॉइल पर अल्फा कण की बमबारी की थी, उसके बाद उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण थोड़े से मुड़े थे, जबकि बहुत ही कम अल्फा कण जो है कम तीव्र रूप से विचलित होकर वापस आए थे, रिटर्न लौटे थे। आगे देखिए, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें किस समूह में रखी जाती है? सभी को पता है क्या? समूह 18 का तत्व होगा। विकल्प बी इसका सही जवाब है। निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी होती है? हीलियम हो जाएगी, उसके बाद नियॉन, आर्गन हो जाएगा, उसके बाद क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारे जो होंगे वर्ग 18 यानी कि शून्य तत्व के गैस होंगे। ठीक, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसान मिट्टी में बुझा हुआ चूना CaOH2 क्यों मिलाते हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, अम्लीयता कम करने के लिए। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। जो बुझा हुआ चूना होता है क्षारीय यानी एल्काइन प्रकृति का होता है। जब इसमें अम्लीय मिट्टी मिलाया जाता है तो मिट्टी में उपस्थित अतिरिक्त जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्या चीज? हाइड्रोजन प्लस आयंस जो होते हैं ना, इसको निष्क्रिय कर देता है। मिट्टी की अम्लीयता क्या होगी? जैसे इसको निष्क्रिय करेगा मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाएगी और कम जैसे ही होगा तो पीएच संतुलन क्या होता है? सुधर जाता है इसमें और मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। फसल की बेहतर वृद्धि के लिए अनुकूल मानी जाती है ये। ठीक, और यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होगी तो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे उनके विकास में बाधा आने लगती है। इसलिए किसान क्या करते हैं कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए यानी बनाए रखने के लिए, पीएच संतुलन सुधारने के लिए उसमें बुझा हुआ चूना यूज करते हैं। ठीक है, CaOH2 का यूज करते हैं किसान लोग। अगला क्वेश्चन देखिए,
उत्कृष्ट विद्युत चालकता के कारण विद्युत वायरिंग में व्यापक रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, तांबा का यूज होता है। तांबा यानी कॉपर, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है ये। अमीनो अम्ल को आवश्यक और गैर आवश्यक के वर्ग रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह किस आधार पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, क्या उन्हें शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है या नहीं? विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते। इन्हें इसलिए ना इनको ना भोजन के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। जो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये शरीर के अंदर संश्लेषित हो जाते हैं। और इसका जो वर्गीकरण जो होता है, पोषण न्यूट्रिशन जो होता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवश्यक एमिनो एसिड्स की कमी से शरीर में जो वृद्धि होगी, जो चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इस पर ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखिए, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार तेज करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, तो ये तेज हो जाएगा। पहला ही विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, इसके रूप में एंजाइम जो होता है जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और प्रतिक्रियाओं के लिए एक वैकल्पिक मार्ग होता है, जो अल्टरनेटिव पाथवे जिसको कहते हो, ये ना सक्रियण ऊर्जा को क्या करती है? लॉस कर देती है, कम करेगी। और इसके अभिकारक जो रिएक्टेंट्स होते हैं, तेजी से उत्पाद को परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट्स होते हैं परिवर्तित तेजी से होता है। और शरीर के तापमान पर पाचन हो गया, श्वसन जैसे कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जैसे जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संभव भी बनाता है। जो एंजाइम प्रतिक्रिया होता है, इसके बाद क्या होगा? ये इसमें अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिससे कि अत्यधिक पुनः प्रयोग और कुशल यूज में इसको लाया जा सकता है आराम से। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन की कौन सी विशेषता इसे अनेक यौगिक बनाने की क्षमता प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, चतुर्वैलेंसी और कैटिनेशन की यूज होती है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा स्रावित नहीं होता है? नहीं को नोट आउट कीजिए यहां पर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो जाएगा, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन होता है, और ऑर्डिनल कॉर्टेक्स यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि के बाहरी भाग जो होता है, इसी के द्वारा ये उत्पन्न होता है। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल होता है। क्या होता है? कॉर्टिसोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जो शरीर में चयापचय मेटाबॉलिज्म होता है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया और तनाव प्रतिक्रिया यानी स्ट्रेस रिस्पांस में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मुख्य रूप से इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमाटोस्टिन जैसे हार्मोन स्रावित करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, जेरोफ्थाल्मिया किसकी कमी के कारण होता है? आसान सा इसका जवाब हो जाएगा विकल्प विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और एक चिकित्सीय स्थिति होती है जो कि विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न होती है। इस रोग की विशेषता जो होती है, आंख की जो कंजंक्टिवा होती है, कंजक्टिवा और कॉर्निया का अत्यधिक शुष्क होना हो जाता है। और प्रगतिशील नेत्र जो रोग होता है, जैसे कि रतौंधी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको इफेक्ट करता है ये। अगर उपचार नहीं हुआ तो यह अस्थायी अंधापन तक का शिकार बन सकता है। इस तरह की बीमारी कोई हो तो जल्द से जल्द उपचार इसका करवा लेना चाहिए, नहीं तो अंधा बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अभाव जनित यानी कमी से होने वाला रोग नहीं है? नोट कीजिए नहीं वाला वर्ड यहाँ पर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोनोरिया। ये गोनोरिया क्या होता है ना, ये यौन संचारित संक्रमण होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, एसटीआई होता है, जो कि नेइसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। और पोषण की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि यौन संपर्क के माध्यम में आने से फैलता है गोनोरिया बीमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कौन सा? वैलिन जो होता है, इसको यूज में नहीं लिया जा सकता है। जो अमीनो एसिड प्रोटीन के ना दो मूल घटक होते हैं, इसको दो श्रेणी में बांटा जाता है, एक तो गैर आवश्यक, दूसरा आवश्यक, यानी एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में क्या आता है कि अमीनो एसिड शरीर स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है, इसको स्वयं नहीं बनाता है शरीर। और नॉन एसेंशियल क्या होता है? अमीनो एसिड शरीर द्वारा स्वयं संश्लेषित कर लिया जाता है। और एसेंशियल में क्या होता है कि ग्लाइकिन, एलानिन और ग्लूटामिन जैसे गैर आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो शरीर इन्हें संश्लेषित करने का काम करता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए,
कौन सा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पहला ही विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? आसान सा इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, वसा। ठीक है, वसा जो होता है लगभग 9.4 किलो यानी कैलोरी ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट कितना करेगा? 4.1 कैलोरी करेगा। और प्रोटीन कितना करेगा? 5.65। विटामिन की बात करें तो विटामिन कितना करेगा? बताइए, कमेंट करना सारे लोग, विटामिन कितना कैलोरी देगा? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी बच्चे का लिंग क्या होगा यदि उसके मानव लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम XX है? बचपन से पढ़ते आए हो, क्लास 10th में भी पढ़ो, ये क्या होगी? लड़की होगी। अगर XY गुणसूत्र होगा, जो 45 के बाद 2 गुणसूत्र मिलते हैं यानी 47 जब होते हैं, या 46 गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है ना, 22 21 जोड़ा होता है, तो ये गुणसूत्र मिलेगा तब बच्चा क्या होगा? लड़का होगा। और XX रहेगा तो लड़की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1802 में बसीन की संधि किस मराठा नेता और ब्रिटिश के बीच हुई थी? कौन सा मराठा नेता था बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बाजीराव द्वितीय का उस समय शासनकाल था 1802 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच पेशवा बाजीराव दूसरा था। ठीक, और मराठा महासंघ पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने का एक निर्णायक कदम था। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? पेशवा को ब्रिटिश सहायक सेना यानी सब्सिडरी फोर्स स्वीकार करनी पड़ी थी और कुछ मराठा क्षेत्र को ब्रिटिश को सौंपना पड़ा था। इस संधि के बाद मराठा साम्राज्य की जो स्वतंत्र नीति है बहुत कमजोर पड़ गई थी और ब्रिटिश नियंत्रण की यहीं से नींव मानी जाती है और यहीं से ये फलता फूलता है, मजबूत होता है ब्रिटिश नींव। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय कौन नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, लॉर्ड कैनिंग बना था। डी विकल्प सही हो जाएगा। और विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार संभाला था तो भारत का पहला वायसराय यही नियुक्त किया गया था और यह नया पद था भारत शासन अधिनियम के तहत, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम या सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए, भारत में औपनिवेशिक विरोध की भावना को किस ब्रिटिश आर्थिक नीति ने बढ़ावा दिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, धन का बहिर्गमन या निष्कासन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पढ़े होंगे आप लोग, विकल्प सी होगा, सॉरी ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत था। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता जो थे उस समय दादा भाई नौरोजी थे, जो कि बहुत फेमस हुए थे उस समय। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि ब्रिटिश संस्थागत रूप से भारत की संपत्ति संसाधन को ब्रिटेन में स्थानांतरित करना पड़ रहा था। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारत की गरीबी को समझाया था उन्होंने, ठीक, और राष्ट्रीय आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे थे उनमें से एक ये भी जुड़ गया था उस समय। इससे क्या हुआ कि भारतीयों में औपनिवेशिक विरोध की भावना को मजबूती मिला था। यही था धर्म का बहिर्गमन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान उग्र राष्ट्रवादी गर्मपंथी किस नारे को लोकप्रिय बनाने में कामयाब रहे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम माने कि मैं तुम्हें नमन करता हूं, ऐसा नारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रज्वलित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। और यह नारा जो है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में वहीं से लिया गया है ये वाला नारा। और उग्र राष्ट्रवादी ने इसे देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करने के लिए इसको व्यापक रूप से अपनाया। और वंदे मातरम जानते ही हो अभी आप लोग, ठीक, वंदे मातरम से संबंधित अभी कुछ करंट न्यूज भी आया था, देखे होंगे आप लोग, 150 साल। अगला प्रश्न है, 1919 में किस घटना ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था? सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919। 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिनियम का प्रयोग किया गया? ये कौन सा अधिनियम था? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प बी, बंगाल आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम। दूसरा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और बंगाल आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1925 ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में फिर से उभर रही क्रांतिकारी गतिविधि को कुचलने के उद्देश्य से यह पारित किया गया था। और ये जो अधिनियम था ना, इसके तहत ना सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमे में हिरासत में लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन ने बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी नमक मार्च में लगभग कितनी मील की दूरी तय की गई थी? बताइए बताइए आप लोग, कितना होगा? 240 मील था, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 या 31, बताइए 30, ठीक। कितने दिन तक चला था?
24 दिन तक चला था। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी के साथ, कितने 78 पीपुल के साथ, पीपुल कह लो अनुयायी कह लो, इनके साथ साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव जो है दांडी तक पैदल चले थे। और ये ना एक हिस्टोरिकल यात्रा था जो कुछ दूरी लगभग 240 मील था, यही पूछा जा रहा था। और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून का प्रतीकात्मक उल्लंघन किया था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन को नई दिशा भी मिला था और व्यापक जन समर्थन भी, उस समय लोगों का समर्थन मिला था गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य नेताओं में से कौन थे? इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, जयप्रकाश नारायण इसमें शामिल थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को विकसित करना चाहते थे जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के संस्थापक सदस्य में शामिल थे, तीनों थे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी, ये तीनों थे। जयप्रकाश नारायण पार्टी के प्रमुख थे, प्रभावशाली नेता भी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी दृष्टिकोण को सशक्त आधार भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार कर दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि इसमें तत्काल स्वशासन का प्रावधान नहीं था, इस वजह से। 1942 में ना क्रिप्स मिशन था, दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेटस यानी प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तत्काल स्वशासन की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी इसमें। साथ ही जैसे कि महत्वपूर्ण विषय पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने की बात कही गई थी। इसी कारण कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया, बोला कि नहीं भैया ये हमको नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता ने इसे डूबते बैंक पर जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था, और अर्थात मतलब कि बहुत कम और बहुत देर से किया गया आश्वासन था, इसलिए ऐसा वर्ड कांग्रेस के द्वारा कहा गया था। करेक्ट आंसर हो गया विकल्प बी, इसमें तत्काल सुशासन का प्रावधान नहीं था, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, INA आजाद हिंद फौज की कौन सी रेजिमेंट एक प्रमुख महिला नेता के नाम पर रखी गई है? इन नेता का क्या नाम है? इनका नाम है रानी झांसी रेजिमेंट, पहला ही विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, किसका? INA का, ठीक। और रेजिमेंट का नाम ना रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी के नाम पर रखा गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान नायिका थी, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और इसका उद्देश्य था कि भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना, इसी वजह से इसको इसमें शामिल किया गया, महिला रेजिमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 में भारत के अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 2 सितंबर का डेट था, 1946 में हुआ था, ठीक। और जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे इस सरकार में? उपराष्ट्रपति के पद पर थे, ठीक है, ये ध्यान रखना अंतरिम सरकार में। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किससे बनी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बना था स्टीराइट से, विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। स्टीराइट जो है एक मुलायम पत्थर से निर्मित होता था, और इन मोहर पर ना चित्रलिपि यानी कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हुआ करता था, जिसमें पशु आकृति होती थी, एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न, बैल, ये सब बनाया जाता था, ठीक है। और व्यापारिक वस्तु में भी इसका यूज होता था, ताबीज बनाने जो एमुलेट्स होते थे इसमें यूज होता था, प्रशासनिक लेखा प्रबंधन संबंधी कार्य में इस पत्थर का यूज होता था। कई सारा अधिकांश मोहर जो पीछे उभरा हुआ भार होता है ना, जो बॉस या हैंडल होता है, उसको अधिक पकड़ने दबाना आसान हो गया था इस स्टीराइट पत्थर से। कुछ मोहर पर जो ध्यान मग्न योगासन की बैठी आकृति अंकित है, जैसे विद्वान प्रोटोशिव जो पशुपति का मोहर है, ये सब में भी यूज किया गया है, ठीक। टेराकोटा जो है, टेराकोटा का भी मोहर मिला है, जो कि अपेक्षाकृत इसके अपेक्षा में इसकी संख्या जो ना लेस देन है, ये ज्यादा मात्रा में यूज हुआ था, टेराकोटा का कम सम यूज हुआ था। और तांबा और चांदी की बात करें, इससे ना बहुत मिला है मोहर, लेकिन बहुत दुर्लभ है, बहुत कम ही मिला है, ना के बराबर मिला है चांदी और तांबा का, स्टीराइट सबसे ज्यादा रहा। अगला देखिए, ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिया गया, सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आगे क्या कहा जा रहा है, सही क्या जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, देख लेंगे, जो भी है देख लेंगे। पहला देखिए स्टेटमेंट क्या है, उत्तर वैदिक काल में जनजातीय राजनीति के स्थान पर बड़े राज्यों का उदय हुआ। बिल्कुल यहाँ पर सही कथन दिया गया है। जो उत्तर वैदिक काल था, लगभग 1000 से कितना 1600 ईसा पूर्व में जो बड़े संगठित राज्य का उदय हुआ, जैसे कुरु हो गया, पांचाल, मगध, ये सब का उदय हुआ था। तो ये पहला विकल्प, तो पहला कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है। बढ़ते आगे दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, यज्ञ और अनुष्ठानों की जटिलता बढ़ी जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई थी। ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया। इस काल में यज्ञ होता था, हवन, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब ना जटिल और विस्तृत हो गया था। इसके संचालन के लिए ब्राह्मण की भूमिका केंद्र सेंट्रलाइज हो गई थी, जिससे ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व काफी बढ़ गया था। ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, राजत्व की अवधारणा
अधिक दैवीय हो गई तथा शासकों द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा। यह स्टेटमेंट भी सही दिया गया। जो उत्तर वैदिक काल में राजत्व की दैवीय प्रारूप प्रदान किया गया था, राजा अपनी सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय विस्तार के प्रतीक के रूप में अश्वमेध यज्ञ जैसा ये महायज्ञ हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था अपनी क्षेत्र विस्तार के प्रतीक के रूप में राजा। ठीक है, ये वाला भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता। तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो गलत होता तो वो भी देख लेते। सही पूछा जा रहा तो सही हो गया। अब देखिए कितने खुशी की बात है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सभी हो जाएगा। सभी तो नहीं दिया गया, 1, 2 और 3 दिया गया, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण किस शासक ने प्रदान किया था? आसान सा जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन ने इसको संरक्षित किया था। विकल्प पहला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी ईस्वी में बना था नालंदा, याद होगा आपको, और इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई, लेकिन इसका स्वर्ण काल यानी कि व्यापक विस्तार जो है हर्षवर्धन ने 7वीं सेंचुरी में ये किया था। ठीक है, पाल वंश के शासक विशेषकर धर्मपाल ने भी नालंदा को व्यापक संरक्षण प्रदान किया था। और जब ये अपने उत्कर्ष काल में था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें 10,000 विद्यार्थी, उस समय की बात है 10,000 विद्यार्थी हुआ करते थे, 2,000 से ज्यादा यहाँ पर टीचर हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही ख्याति प्राप्त था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, अब तो खंडर हो गया, बहुत सारे शासक आए उसको ढाए। आगे देखेंगे, अभी आगे टेस्ट आएगा या फिर क्वेश्चन में आएगा। जो मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन किए हैं, मेगा मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट हो गया है। क्लास एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्लास करवाया गया है, जिसमें कि उसमें उसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, महाजन पद, वेदांग, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, ये सारा आज क्लियर करवा दिया गया। 1 घंटे का वीडियो अपलोड हुआ यूट्यूब पर डेमो क्लास के रूप में, जाकर के देख लीजिए। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए मेगा मॉक टेस्ट, जाइए ज्वाइन कीजिए। ये नंबर है 8676934039। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप करके मेगा मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी लीजिए। वहां पर अभी इसका ऑफर चल रहा है 249 का, जाइए ज्वाइन कीजिए। ओनली 249 का ऑफर है और ये 15 जनवरी तक, आपके मकर संक्रांति तक ये ऑफर चलेगा। तो 249 का फायदा उठाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेगा मॉक टेस्ट। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन राजनीति में वेलीड कौन थे? ये वेलीड कौन हुआ करते थे? ये ना छोटे सामंत यानी उप सरदार होते थे। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अंकुलम एरिपट्टी शब्द का आशय तात्पर्य किससे था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, तालाब और जलाशय से इसका संबंध हुआ करता था। जो चोल प्रशासन था ना, इस व्यवस्था में सिंचाई तंत्र का रखरखाव के लिए विशेष रूप से भूमि राजस्व निर्धारित किया जाता था तालाब और जलाशय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा होगा? हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना संख्या में इब्राहिम लोदी की सेना में बहुत कम थी, फिर भी बाबर का विजय का मुख्य कारण क्या था? ये तो बार बार पढ़ते आए हो, इसका हारने का कारण और बाबर के जीतने का कारण। इसका क्या हो जाएगा? जो बाबर की सेना थी ना, बहुत मजबूत थी। क्यों मजबूत थी? जो तोप और बारूद का इसमें भंडार था, जो गन पाउडर था इसका यूज किया था बाबर ने, और जिसकी सेना थी ना बहुत ही अनुशासित सेना थी, इस वजह से ये जीत गया था। जो बाबर ने भारत में पहली बार ऑटोमन शैली की मैदानी तोपखाना यानी कि माचलॉक जो है बंदूक का, इसका यूज किया था। माचलॉक बंदूक था। और जो तुलुगनामा पद्धति था इसका भी यूज किया था। इसके अंतर्गत सेना को जो राइट पार्ट होता है, दाहिने पार्ट और बाएं पंख, और बीच में विभाजित करके शत्रु को चारों ओर से घेर लिया जाता था। इस तरह से शत्रु इसमें इंटर करते थे, इधर से दबोच लिया जाता था शत्रु को, यहीं से घेर करके सारे को तोप से या गन पाउडर से मार दिया जाता था। और जो रस्सी होता था, रस्सी से बांधकर उनके पीछे तोप लगाया जाता था, जो कि ना इसको ना इसी के चारों ओर ना तोप लगाया जाता था, जिससे कि बाबर की सेना जो है इसको सुरक्षित किया जा सके। और बाबर की सेना जो थी, अभी मैंने बताया, अनुशासित थी, संगठित थी और युद्ध कौशल में बहुत दक्ष थी, बहुत ट्रेंड सेना थी। इस वजह से बाबर पानीपत के युद्ध में जीत जाता है। पहला पानीपत का युद्ध बाबर का जीत होता है, इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार जाता है। अगला देखिए, शेरशाह सूरी के प्रशासन में कोतवाल की मुख्य भूमिका क्या थी? इसकी भूमिका क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, शहरों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का व्यवस्था था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू या पेश की गई द्वैध दोहरी रैंक क्या थी? ये द्वैध दोहरी रैंक की बात जो कही जा रही है, ये क्या थी? तो यह ना मनसबदारी प्रणाली में यूज होता था, जो जात और सवार था। ठीक है, जात और सवार था। जात क्या होता था? रैंक होता, जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, जो वेतन और दरबार में पद का निर्धारण करता था जात, और रैंक अधिकारी के सामाजिक व्यक्तित्व महत्व को दर्शाता था। सवार भी एक रैंक था, मतलब कि यह निर्धारित करता था कि अधिकारी को कितने घुड़सवार या सैनिक बनाए रखना है। उदाहरण के लिए ले ले, यदि किसी मनसबदार का मनसब 5/200 है, तो 500 क्या होगा? 500 जात होगा
और 200 कितना होगा, 200 सवार होगा। यही होता था जात और सवार। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? जो बैकाल झील है, ताजे पानी का झील है। ये किस चीज का है? ताजे पानी का झील है बैकाल झील। और इसकी जो गहरी झील है लगभग 1622 मीटर इसकी गहराई है। और वैश्विक ताजे पानी का लगभग 20% पानी इस झील में पाया जाता है। असाल झील की बात करें तो ये जिबूती में है असाल झील, और ये लवणीय झील है। ठीक है, खारे पानी का झील है। एक तो ये हो गया खारे पानी की झील। ठीक, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ताजे पानी का झील जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा हो जाएगा सुपीरियर, ये भी ताजे पानी का झील है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? लवणीय खारे पानी की झील नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा? तो ताजा पानी का झील हो गया ये, और ये बैकाल झील, यानी दो हो गया ना, एक से अधिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिर्फ असाल झील जो था ये खारे पानी का झील था, बाकी ये दोनों जो दिया गया था ताजे पानी का झील है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कहा जा रहा है सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और नीचे कूट भी दिया गया, सही विकल्प का चयन करने कहा जा रहा है। बढ़ेंगे सही विकल्प यानी कूट को बाद में देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं भैया कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत दिया गया है। यहाँ पर पहला है झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बताइए सही है? नहीं, जो झेलम नहीं था चिनाब नदी था। कौन सी? चिनाब या चिनाब। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बाबा गलत है। दूसरा, ब्यास नदी हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में सिपकी ला से होकर बहती है। ये सही है। इसका उद्गम कहाँ होता है? ब्यास कुंड से होता है, सिपकी ला से नहीं भैया, ब्यास कुंड से होता है। कहां से? ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड कहाँ? ब्यास कुंड पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और सिपकी ला से सतलज नदी बहती है। सिपकी ला से अगर पूछा जाए तो यहां से सतलज नदी का प्रवाह होता है। ठीक है, ब्यास का नहीं। ये स्टेटमेंट भी भैया गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है रावी नदी पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, जहां हरीके के पास झेलम में मिलती है। ये हरीके के पास मिलती है नहीं, इसका मिलन स्थान जो सराय सिंधु पाकिस्तान में है, हरीके नहीं होगा, ये होगा सराइके सिंधु। कहां होगा? लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सराइके सिंधु इस जगह का नाम है। अभी ये ना वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, हरीके के पास नहीं सराइके सिंधु के पास मिलता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। अब बताइए गलत दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो क्या होगा? कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूखे का एक प्रमुख जलवायु संबंधी कारण हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, दक्षिण पश्चिम मानसून का असफल होना या देर से आना। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कौन से राज्य कृषि के लिए मानसून की वापसी से लाभान्वित होते हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ कुछ हिस्सा इससे लाभान्वित होता है। आसान सा जवाब विकल्प सी हो गया। और तमिलनाडु को ना वार्षिक वर्षा का 50% से अधिक जो है इसी मानसून से वर्षा यहाँ पर होता है। कहां पर? तमिलनाडु में। कौन सा? ये मानसूनी वापसी के कारण यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है। कहां पर? तमिलनाडु का क्षेत्र 50% से अधिक वर्षा इसी को प्राप्त होता है। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बर्फ और धूल से बनता है। विकल्प बी हो जाएगा। और धूमकेतु जो होता है इसमें जो जमी हुई पानी होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और धूल होती है, इसको ना गंदे बर्फ का गोला यानी डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। क्या चीज? डर्टी स्नोबॉल्स, डीएस भी कहा जाता है। अगला देखिए, समय में 1 घंटे के अंतर के लिए कितने डिग्री देशांतर का अंतर होता है? आसान सा प्रश्न है, आसान सा जवाब हो जाएगा कितना? 15 डिग्री का अंतर होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब कर लो, 360/24 कितना आएगा? 15 डिग्री का अंतराल आएगा। और प्रत्येक एक देशांतर में पूछा जाए तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक, अगला देखिए, भारतीय प्लेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, कूट भी दिया गया, देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करने कहा जा रहा है कूट की सहायता से। भैया पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, उसके बाद देखेंगे कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। पहला है भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप हिस्से शामिल है। यह स्टेटमेंट सही है। जो भारतीय प्लेट में ना भूतल भारत, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा और आसपास की महासागरीय क्रस्ट भी शामिल होता है। तो पहला तो भैया सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इसका पूर्वी सीमाना या किनारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक महासागरीय रीफ यानी ओशियनिक रेज के रूप में स्थित है। जिसका पश्चिमी सीमाना है रेड सी रिफ्ट से जुड़ा हुआ है। किससे? रेड सी से। ठीक, ये वाला भी तो सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इसका पश्चिमी सीमाना किनारा रेड सी, अभी देखिए यहां पर हो गया।
सही ही है, तीनों का तीनों सही हो गया। स्टेटमेंट ही दे दिया गया है यहाँ पर जो मैंने बताया आपको। चलिए स्टेटमेंट एग्जैक्ट दे दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सारे हो जाएंगे विकल्प डी इसका सही जवाब, सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों यानी शीतकाल में पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों को बर्फ मुक्त रखने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, पहला विकल्प सही होगा। इसका उद्यम कहां होता है? उद्गम कहां होता है? मैक्सिको से होता है। कहां से? मैक्सिको से होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत स्तर जैविक गतिविधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, पहला विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल का विस्तार है, सभी को पता है। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जानवर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी ऊंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। और शीर्ष में 4 सिंह पीठ से पीठ मिलकर खड़ा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट करना है। दूसरे पार्ट में जब 50 क्वेश्चन का सीरीज आएगा उसमें इसका जवाब मिल जाएगा। फटाफट सारे लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।